हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। हम लोग जो प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसमें हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर को कवर कर लिया। एक हमारा है पहला साझेदारी खाते सामान्य अध्ययन यानी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी साझेदारी खाते नए साझेदार का प्रवेश। ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है हमारा साझेदारी खाते साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यूपी बोर्ड का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आखिरी चैप्टर है। मतलब इसके बाद हमें ना मृत्यु टॉपिक पढ़ना है, ना इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है डिसोल्यूशन यानी विघटन को भी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वो सब हमें नहीं पढ़ना, ये हमारा आखिरी चैप्टर है। अब कुछ बच्चे जो आते हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इसके बाद का वीडियो कहाँ है, इसके बाद का वीडियो कहाँ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे आपको पूरी वीडियो लाइन से मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किए तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद चैनल पे जो आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो चैनल के आइकन को क्लिक करने पे आप चैनल के अंदर चले जाएंगे। चैनल के अंदर जाते ही आपको क्या होगा, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको मेरे कई प्लेलिस्ट मिलेंगे और उस प्लेलिस्ट में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12th करके लिखा रहेगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पार्टनरशिप का शुरू से अंत तक का लेटेस्ट से ओल्डेस्ट ऐसे वीडियो सीरीज से आपको मिल जाएंगे। और आपको शुरू से पूरे वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और नीचे से आप पूरा एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अभी तक का सारा वीडियो लाइन से देख सकते हैं। बात समझ में आए? तो आप लोग आराम से वीडियो लाइन से देखते हुए आपको वहां पर पूरा सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से वहां पर सारा वीडियो सीक्वेंस है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में जो आज का टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्या है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण। अब अवकाश ग्रहण क्या है, अभी तक हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा था। एडमिशन में क्या होता था कि पहले से कोई फर्म चलता था, उसमें एक आदमी को लेकर हम लोग मेंबर बनाते थे और उसको लेकर के नया फर्म स्टार्ट करते थे और चलाते थे, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा है कि हम लोग का बहुत बड़ा फर्म होगा या कोई भी फर्म होगा जिसमें 2 या मतलब 3 या 4 5 जितने भी मेंबर होंगे उतने लोग ऐड रहेंगे। उनमें से मतलब विद्यमान फर्म में से कोई भी एक साझेदार किसी भी कारण से, याद रखिए किसी भी कारण से, ऐसा नहीं कि मतलब उसका रिटायरमेंट का एज होगा, कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि कोई भी कारण से, चाहे एज हो जाए, चाहे उसको मन ना कर रहा हो पार्टनरशिप में रहने का या कोई भी रीजन है, अगर वो फर्म छोड़कर चला जाता है तो उस फर्म छोड़ के जाने वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है, ठीक है। या अब देखिए इसमें हमने इसका आशय भी बताया क्या है कि जब किसी विद्यमान फर्म में जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 3 लोगों का, ABC 3 पार्टनर है, ये ABC 3 पार्टनर है। इस विद्यमान फर्म में से क्या होता है, कोई भी साझेदार किसी भी कारण से, जैसे हम मान लेते हैं बी जो है एक साझेदार है, वो कोई भी कारण से क्या करेगा, फर्म छोड़ देगा, फर्म छोड़कर चला जाता है। तो उस साझेदार को, किस साझेदार को, जो फर्म छोड़ के जाता है यानी बी को हम लोग क्या कहते हैं, निवृत्त साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार, यानी बी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कहलाता है, ठीक है। और याद रखिएगा बी तो रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है, तो ए और सी क्या कहलाते हैं, तो ये भी देख लीजिए, ए और सी जो है वो रिमेनिंग पार्टनर कहलाते हैं, शेष साझेदार, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कहलाते हैं, शेष साझेदार, या फिर इनको कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। तो शेष साझेदार कहलाते हैं। और इसी प्रक्रिया को जो फर्म साझेदार छोड़ के चला जाता है, वो प्रक्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। अगर फर्म से कोई साझेदार छोड़ के चला जाता है तो उस साझेदार को निवृत्त साझेदार कहते हैं, और उस प्रक्रिया को जिसमें छोड़ के हो जाता है इसको कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें होता क्या है, तो अभी तक हम लोगों ने बार मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया, जब से एडमिशन स्टार्ट हुआ उसमें भी कई बार मैंने ये बात बताया कि किसी भी वजह से साझेदारी समझौता में परिवर्तन हो जाता है, किसी भी वजह से साझेदारी समझौता में परिवर्तन हो जाता है, या फिर हमारा नया लाभ हानि मतलब हमारा जो लाभ हानि अनुपात है साझेदारों के मध्य का उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होता है, साझेदारी भंग हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, साझेदारी भंग हो जाता है। तो इस वाले में भी हमारा साझेदारी भंग होगा। क्यों होगा, तो देखिए हमारा मान लेते हैं कि ये लोग 2:1 के अनुपात में लाभालाभ को बांटते थे, ऐसे करके बांटते थे, और बी अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि 10,000 लाभ होता था तो इसको कितना मिलेगा, इसको 4,000 मिलता था, इसको 4,000 मिलता था और इसको 2,000 मिलता था। अगर बी रिटायर हो रहा है और वो छोड़ के चला जाएगा तो जाहिर सी बात है
फ्यूचर में होने वाले लाभ में जो जितना इसको हिस्सा मिलना था वो छोड़ के जाएगा। तो जब वो छोड़ के जाएगा तो ए और सी उसको क्या करेंगे, उसको लेंगे, यानी ए और सी के लाभालाभ अनुपात में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब भी किसी भी वजह से लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी भंग होता है। साझेदारी भंग होने का मतलब क्या होता है कि साझेदारों के बीच की आपसी समझौता बंद हो जाना, आपसी समझौता भंग हो जाना। और उसका कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा फर्म ही बंद हो गया, केवल उनका रिलेशन ब्रेक हुआ है, ठीक है। वो दोबारा से नए तरीके से नया रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी नया समझौता तैयार करके फिर से फर्म को चला सकते हैं। और ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, दोबारा से साझेदारी संलेख बनाना और फर्म को दोबारा से चलाना, यही प्रोसेस कहलाता है फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म कहलाता है। बात समझे। उसमें क्या होता है कि जितना भी पुराना चीजें हैं उसको हम लोग पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग पूरा बांट लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। और फिर जब हमारा साझेदारी भंग हो रहा है जिस डेट पे, उसी डेट के जस्ट बाद वाले डेट से हम लोग नया साझेदारी फर्म को स्टार्ट करके चलाते हैं, जो पूरी तरह से नए मूल्यांकन पे आधारित होगा, सब चीज उसमें नया होगा। और पुराना चीज जितनी चीजें उसको बांट के या तो खत्म कर लेते हैं या तो नए मूल्य पे उसको लिख करके वहां से स्टार्ट करते हैं। बात समझे। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन में भी यही किया था और इसमें रिटायरमेंट में भी यही होगा। इसीलिए जो एडमिशन अच्छे से पढ़ लिया उसको रिटायरमेंट बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा और लगेगा कि अरे यार ये तो सेम टू सेम चीज चल रहा है। बात समझे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब सीधा सा बात है कि जब हमारा कोई प्रवेश करता था, अभी तक हम लोगों ने प्रवेश पढ़ा है ना, जब कोई साझेदार प्रवेश करता था तो जाहिर सी बात है उसे बहुत चीज लाना पड़ जाता था। जैसे उसने दो चीज मुख्य रूप से होता था, एक क्या होता था, वो पूंजी लाता था, और दूसरा क्या होता था, वो जो है ख्याति लाता था, क्योंकि उसको आते ही नए फर्म में हिस्सा मिलता था तो ख्याति में भी उसका हिस्सा हो जाता था, इसलिए उसको ख्याति भी लाना पड़ता था। यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना पूंजी लगाकर, सब चीज लगाकर व्यवसाय चलाया, इतने दिन तक ख्याति कमाया, इतने दिन तक उसमें लाभ कमाया, सारा चीज किया था। अब वो व्यक्ति फर्म छोड़ के जाएगा तो क्या खाली हाथ जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा हमारा जितना उसमें हिस्सा है वो सारा हमें दो, हमने उसमें जितना भी चीजें लगाया हुआ है वो सारा हिस्सा हमें दो। तो जाहिर सी बात है जब रिटायर होता है साझेदार तो उसको क्या होता है, उसको बहुत सी अमाउंट जो होता है उसको मिलता है और बहुत सी चीजों को काटा जाता है उस मिलने वाले अमाउंट में से, और बचा हुआ पैसा उसको दिया जाता है। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम जो उसका होगा कि उसको कितना पेमेंट करना, उसकी गणना करना। तो उसकी गणना कैसे होता है, तो देखिए सीधी सी बात है, वो उसे वही पैसा मिलेगा जितना उसकी पूंजी होगी। बात समझे। अब पूंजी किस डेट तक की, उस डेट तक की पूंजी जिस डेट तक, क्योंकि साझेदार को कोई भी चीज मिलता है तो वो उसके पूंजी खाता में जाता है, और साझेदार अगर कोई भी चीज निकालता है तो उसके पूंजी खाता में ही जाता है, वो माइनस करता है उसको, और जो चीज मिलना होता है उसकी पूंजी को बढ़ाता है तो प्लस करता है। यानी सीधा सा सेंस है कि साझेदार का जो पूंजी खाता का शेष बचेगा वही उसका पेमेंट होगा, तो बात समझे। तो यही हमारा बात है कि हमें जो इसका कुल देय रकम निकालना है वो कैसे निकलेगा, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही उसका कुल देय रकम होगा, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही उसका कुल देय रकम होगा। तो इसमें बहुत सी चीज उसकी पूंजी को बढ़ाता है जो क्रेडिट में जाता है, और बहुत सी चीज पूंजी को हटाता है जो डेबिट में जाता है, और लास्ट का जो बैलेंस होता है वही उसे पेमेंट किया जाता है। तो हमें वही समझना है कि उसकी रकम की गणना कैसे होती है। तो उसके रकम की गणना हम किसके माध्यम से करते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना करके करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें आता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी साझेदार जो रहेगा रिटायरिंग वाला, उसकी जो प्रारंभिक पूंजी होगी वो लिखेंगे, उसकी प्रारंभिक पूंजी जो होगा बाय बैलेंस बीडी करके वो लिखेंगे। जो भी जिस साल वो रिटायरिंग कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, उस साल का जो स्टार्टिंग का पूंजी वो लिखेंगे। और याद रखिएगा कुल देय रकम में वो हाथ तक का अमाउंट आएगा जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है। मतलब अगर वो आज रिटायर होता है, आज तक उसको जितने जितने चीजों में उसका हिस्सा है वो सारा चीज का हिस्सा उसको मिलना है, ठीक है, उसके सारे चीज को हिस्सा मिलना है। तो ठीक है, तो सबसे पहला हमारा बाय बैलेंस बीडी हो गया। उसके बाद अगर उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें उसको बैलेंस में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो उसमें हिस्सा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन बनता है इस डेट पे, उसमें हिस्सा मिलेगा, रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट है तो उसमें हिस्सा मिलेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस है प्रॉफिट में तो वो हिस्सा मिलेगा, और अगर वही लॉस में होगा तो वो हिस्सा कटेगा, तो इधर भी हो जाएगा, ठीक है, इधर भी जाएगा। लॉस होता है तो कटेगा और प्रॉफिट होता है तो बढ़ेगा। लॉस होता है तो क्या होगा, लॉस होता है तो डेबिट में, प्रॉफिट होता है क्रेडिट में। ये कहाँ दिया रहता है, तो ये देखिए पार्टनर्स, जब हमारा बैलेंस शीट होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिया रहता है, लायबिलिटीज में अगर हमारा दिया है तो इधर जाएगा, और एसेट्स में दिया है तो इस साइड जाएगा। रिवैल्यूएशन पे भी अगर प्रॉफिट होता है तब हमारा क्रेडिट में जाता है, यानी उसको हिस्सा, उसमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तो वो लॉस में क्या होगा, उसका कटेगा, तो वो हिस्सा इधर जाएगा। बात समझे। इसके बाद हमारा क्या जाता है,
कोई भी रिजर्व, सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ भी होगा तो वो सारा चीज आएगा। तो रिजर्व जाता है, हम इसी में ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जाता है कोई भी, तो समझ लीजिएगा कोई भी रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, ये सारी चीज होगा तो इसमें जाएगा। इसके बाद या फिर और भी हम कर सकते हैं, फंड वगैरह भी लिख देते हैं, फंड्स जो भी बांटने वाला फंड्स होगा उसमें भी वो सारा चीज इसमें जाता है। फिर उसके बाद और याद रखिएगा हम केवल रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बनाना है, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उतना ही अमाउंट इसमें जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में आपको सबका एक साथ लेके ही बनाना है, आपको ये नहीं कि केवल रिटायरिंग पार्टनर का अलग से बनाने के लिए आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टोटल पूरा पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आएगा। जैसे एडमिशन में बनाना था एडमिट पार्टनर के साथ में, उसी तरह इसमें भी बना रहेगा सभी पार्टनर के साथ में। लेकिन हम क्योंकि कुल देय रकम की गणना कर रहे हैं, वो भी किसका, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का, तो इसलिए केवल उसका सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो वो जाएगा, कोई सैलरी वगैरह मिलता है तो वो सब भी जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी हमारा सैलरी वगैरह बच गया तो वो सारा चीज जाएगा। सैलरी हो गया, उसको कोई कमीशन हो गया रिटायरिंग पार्टनर का, अगर वो बचा हुआ तो वो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर क्या जाएगा, इधर हमारा ये दोनों जाने के साथ साथ ड्राइंग जाएगा। ड्राइंग में उसको कटता है क्योंकि वो क्या करता है, वो प्रॉफिट को कम करता है और मतलब कैपिटल को कम करता है तो वो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो अगर वो जाएगा। इसके अलावा गुडविल में उसका हिस्सा जाएगा, जो गुडविल हमारा एसेट साइड का होता है उसको राइट ऑफ करते हैं तो उसमें उसका हिस्सा जाएगा गुडविल का। ठीक है, इतना हो गया। और कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी जा सकता है, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी जा सकता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जैसे विज्ञापन में वगैरह होता है, उसमें हिस्सा जाएगा। ठीक है, बात समझे। तो इधर ऐड करेंगे और इधर ऐड करेंगे, इधर ज्यादा होगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और साझेदार जो जाता है उसको क्या होता है, उसको शेष मिलना है, तो जाहिर सी बात है मिलने वाला चीज ज्यादा ही रहेगा, कटने वाला चीज कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो सकता, एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि इधर ज्यादा नहीं हो सकता। इधर अगर ज्यादा आता तो उसकी पूंजी की कमी होती है, फिर वो जाता है उल्टा पूंजी कमी जो होता है उसको पूरा करके, यानी पैसा दे कर जाता है, ले करते ही। तो ऐसा बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, और आपके क्वेश्चन में भी नहीं आने वाला है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये ज्यादा रहता है ये कम होता है, तो इधर ज्यादा और इधर कम जो बैलेंस होता है वही बैलेंस उसका पेमेंट का अकाउंट होता है, जो पेमेंट उसका कुल देय रकम वही बैलेंस होता है। ठीक है, और याद रखिएगा रिटायरमेंट चैप्टर में जैसे अभी तक हम लोग एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल में जब बैलेंस निकालते थे तो टू बैलेंस सीडी करके लिखते थे ना, इस चैप्टर में यही अंतर है। उसके बैलेंस को हम लोग टू बैलेंस सीडी नहीं करेंगे क्योंकि वो जाने वाला है, तो उसको हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, उसको टू कैश करेंगे, अगर उसको नगद भुगतान होता है तो टू कैश करेंगे। एक टू बैंक कर सकते हैं, अगर उसको पेमेंट बैंक के थ्रू होता है, चेक के थ्रू होता है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू होता है तो उसको टू बैंक करके लिखेंगे। और अगर उसको पेमेंट ही नहीं होता है, उसका पेमेंट फ्यूचर के लिए टाला रहता है, तब भी उसको हम लोग टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट करके करेंगे। यानी रिटायरिंग पार्टनर का जो भी नाम होगा जैसे हमने यहाँ पे बी रखा है तो बीज लोन हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन बैलेंस सीडी नहीं होगा, बैलेंस सीडी नहीं होगा, बचे हुए साझेदार का बैलेंस सीडी होगा, इसका नहीं होगा। तो यहाँ पर हम तीनों तरीका बताया ना, वो तीनों तरीका में से कुछ भी हो सकता है। अगर कैश में पेमेंट है तो टू कैश करके, बैंक में पेमेंट है टू बैंक करके, और अगर लोन है तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, रिटायरिंग पार्टनर लोन ये नाम से जाता है। बात समझे, ये जाता है, इसको अच्छे तरीके से आया। और फिर यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे जो भी रहेगा उसका टोटल। फिर से समझ लीजिए क्या हम बता रहे थे, हम जो ये टॉपिक बता रहे हैं ये क्या है, ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय रकम की गणना, अवकाश ग्रहण जो साझेदार करता है उसको कैसे कैसे पैसा किस किस चीज का मिलता है। तो क्रेडिट साइड में जितना पार्टनर्स कैपिटल के जाता है वो उसको पैसा मिलने वाला आइटम है, यानी बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो, रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सारी चीजों में उसका हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका हिस्सा, और सैलरी और कमीशन अगर बाकी है तो उसमें उसका हिस्सा। ठीक है, इसके बाद जो काटा जाता है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर उसमें लॉस हो जाता है, एसेट साइड में होता है तो वो हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस अगर है तो वो हो गया। अब ये देखिए इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इधर जाएगा, लॉस है तब इधर जाएगा, और लॉस प्रॉफिट साथ में हो नहीं सकता है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा, अगर प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस है तो इस साइड। फिर उसके बाद ड्राइंग उसका कटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कटता है, गुडविल में उसका जो पैसा होता है वो क्या होता है, राइट ऑफ किया जाता है, तो वो भी हमारा कैपिटल के थ्रू होता है तो वो भी कटता है, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई हिस्सा है तो वो भी कटता है, अगर वो पहले से कोई है तो उसको हिस्सा मिलना ही है तो वो कटता है। और फिर जाके जो बैलेंसिंग होता है यही होता है कुल साझेदार के देय रकम।
मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का कुल देय रकम यही होता है, तो इसी का पेमेंट होता है। बात समझ में आया अच्छे तरीके से? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया फंडामेंटल, इसका बहुत बेसिक आपको समझाया है। और इसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा और डीपली इस पे लेके चलेंगे। तो ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझना है कि अवकाश ग्रहण होता है तो क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है। बात समझे? जब भी परिवर्तन होगा तो बाकी जो समस्याएं हम लोग एडमिशन में पढ़े हैं उसी तरह की समस्याएं यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसको नोट भी कर लेना अगर नोट करना है तो, वरना आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सारे चैप्टर का नोट्स मांग सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर का नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, वहां पर भी आपको सारे चैप्टर का नोट्स मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आ रहा है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आप लोग किसी ना किसी स्कूल के बच्चे हैं तो अपने स्कूल के दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड के वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ सकें। खासकर हमारा चैनल गांव-गांव तक जाए जहां पर टीचर उपलब्ध नहीं है। शहर में जैसे क्या होता है, मैक्सिमम गांव के बच्चे शहर में आकर पढ़ते हैं तो उन्हें ये फैसिलिटीज़ उनके ही घर पे मिल जाए, यही मेरा मेन मकसद है इस चैनल को ओपन करने का। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर आप खुद गाँव के स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों यारों में जो जो कॉमर्स लिए हुए हैं वहाँ तक उनको पहुँचाइए, चाहे वो कहीं भी हो उनको बताइए, अपने स्कूल के दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।